Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, आज मैं आपके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 8 के वेव्स वाले चैप्टर में स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स जिनको हम कहते हैं, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव वेव्स के अपोजिट हैं, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि ये हरकत नहीं कर रहे। कैसे हरकत नहीं कर रहे पता चल जाएगा। सपोज मेरे पास एक दीवार है और मैं इस दीवार के साथ मैंने एक रस्सी लगाई है और मैं इस रस्सी में वेव पैदा कर रहा हूँ। याद रखिए, जब मैं इसमें इस तरीके से वेव पैदा करूँगा तो ये वेव आगे जा रही है, यानी ये प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रैवलिंग वेव है। याद रखिए, जब ये वेव इस तरीके से जाकर इस दीवार तक पहुंचेगी, सपोज ये इस दीवार तक जो पहुंच रही है वो ये सिचुएशन है, यहाँ तक आ जाती है। याद रखिए, जब ये वेव इस रस्सी में जाएगी, दीवार तक पहुंचेगी, तो दीवार से टकराने के बाद ये वापस बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जब कभी भी एक वेव जाती है और वो एक लाइटर मीडियम में मूव कर रही होती है और एक डेंसर मीडियम के साथ टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका फेज जो होता है, यानी उसकी हालत जो होती है, वो चेंज हो जाती है बाय 180 डिग्री। ये ट्रांसवर्स वेव्स में होता है और ये आपको हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में समझा भी देंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में इस तरह नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होता है। उसकी हालत 180 डिग्री चेंज होने का मतलब है कि क्रेस्ट बन जाएगा ट्रफ, ट्रफ बन जाएगा क्रेस्ट। मेरा कहने का मकसद है कि इस तरह जा रहा है, तो ये वेव अगर तुम देखो तो ये रस्सी है, रस्सी हल्की है, दीवार जो है वो भारी है। तो जब एक लाइटर मीडियम में वेव जा रही है और ख़ासकर ट्रांसवर्स वेव, जिस तरह ये ट्रांसवर्स वेव है, और दीवार के साथ टकराएगी, तो टकराने के बाद याद रखिए, ये जो इस तरह आ रहा है ये उलट होकर इस तरह हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारी वेव्स जो होंगी ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब ये वेव जो है ये उस डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ से और वेव भी जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि दो वेव्स हैं, और ये कौन सी वेव हैं? सिमिलर वेव्स है जिनका वेवलेंथ सेम है। तो एक वहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, दो सिमिलर वेव्स हैं और ये मूव कर रही हैं। कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। तो इससे कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। इस किस्म की शेप बनकर इस किस्म की वेव्स को हम असल में बोलते हैं कौन सी वेव्स? स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। सो स्टेशनरी वेव्स की डिफिनीशन क्या है? दीज वेव्स आर सेट अप when the two similar waves propagating in the opposite direction superpose upon each other. These waves are known as standing waves, या इनको हम stationary waves कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ इस एक को देखना चाहते हैं तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप कोई भी रबर वगैरह लेकर और उस रबर को दो दीवारों के दरमियान फिक्स कर दो, या मिसाल के तौर पर कोई रबर लेकर हाथों में इस तरह ले लो और उस रबर को इस तरीके से करके छोड़ दो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो रबर जो होगा वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने इस रबर में या रस्सी में या स्ट्रिंग जो भी है, इस केस में मैंने कौन सी वेव्स पैदा कर दी है? स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स पैदा करने का बड़ा आसान सा तरीका है, रस्सी लेकर उसको दरमियान से प्लग कर दो। प्लग का मतलब ये है उसको डिस्टर्ब कर दो, उसको उस तरह करके चेंज करके इस तरह उठाकर छोड़ दो, तो जनाब इस किस्म की वेव्स पैदा हो जाएंगी और इन वेव्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। सो व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप व्हेन द टू सिमिलर वेव्स प्रोपेगेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज अपॉन ईच अदर। अगर आप इस तरीके से रस्सी लेंगे और रस्सी को ऊपर की जानिब खींच कर उसको छोड़ेंगे, तो इस खींचने कर छोड़ने का मतलब क्या है? आपने यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर दिया है, आपने रस्सी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया है। याद रखिए, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी प्रोग्रेसिव बन जाएगा, एक तरीके से वेव मूव करेगी। याद रखिए, अगर आप रबर वगैरह लेकर आप इसको इस तरह करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ये जो उंगलियां हैं इस पर भी थोड़ी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको फील होगी। वो डिस्टर्बेंस क्यों फील होती है? क्योंकि ये वेव्स इस तरीके से मूव करते हैं।
तो ये वेव इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, दीवार के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर इसकी हालत उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने का मतलब है कि ये वेव इस तरह बन जाएगा, ये वेव जो है ये ऊपर डायरेक्शन में इस तरह बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वेव इस तरह जाकर दीवार के साथ टकरा कर नीचे आ जाएंगे, ये रस्सी जो होगी ऊपर की बजाय नीचे आ जाएगी, ये वेव वापस आएंगे, इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे आकर ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये इसके ऊपर चढ़कर सुपरपोज हो जाएंगे, अगेन दीवार तक चले जाएंगे। दीवार तक जाने के बाद ये फिर ऊपर। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप स्टैंडिंग वेव्स को इस तरीके से पैदा कर सकते हैं। ये जो स्टैंडिंग वेव्स है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स या ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। तो कोई बंदा पूछता है कि स्टेशनरी वेव्स को कैसे पैदा कर सकते हैं? वेरी सिंपल। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग, एक रस्सी है, which is fixed between two supports, which is stretched, जो कसकर बंधी हुई है between two fixed supports. Suppose the string is plucked at its center. Two waves will originate from this point. One wave will move towards one support, second wave will move towards second support. On reaching the support, these waves will be reflected back. These will be bounced back. And their superposition upon each other will give rise, पैदा कर देंगे कौन सी वेव्स? स्टेशनरी वेव्स। सो स्टेशनरी वेव्स को आप इस तरीके से, उसकी इलस्ट्रेशन और उसकी वजाहत आप इस तरीके से कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप देखें मिसाल के तौर पर, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि मैं इन वेव्स को ज़रा डिस्कस करना चाहता हूं। ये शुरू में अगर आप देखेंगे तो ये वेव जो है ये कुछ इस तरीके से थी। अब इस तरीके से होने का क्या मतलब है कि ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के दरमियान ये वाला फासला जो होता है ये जनाब क्या कहलाता है? वेवलेंथ। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स जब इस तरीके से बन जाएंगी, या मिसाल के तौर पर ये दूसरी इस तरीके से आ रही है, वो इस तरह बन जाएंगी, ये इसकी मीन पोजीशन है, या मैं इस तरह करता हूँ कि ये मैं मीन पोजीशन ले लेता हूँ और मैं सपोज इस तरह कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, इनको हम लोग बोलते हैं नोड्स। नोड्स का मतलब है नो डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे भूल जाए तो आप इस तरीके से कह सकते हो नोड्स। और ये वाले पॉइंट जिनकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है इनको बोलते हैं एंटी नोड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, इसी तरीके से ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। So what are stationary waves? Stationary waves are set up, ये पैदा हो जाएंगी। कब पैदा होंगी? When the two similar waves propagating in the opposite direction will superpose upon each other. The standing waves consist of, yeah, stationary waves consist of nodes and antinodes. Nodes are those points on the stationary waves having 0 amplitude. Antinodes are those points on the stationary waves having maximum amplitude. इस इलस्ट्रेशन में जब आप कहेंगे द फिक्स्ड एंड्स विल एक्ट लाइक द नोड्स, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग विल एक्ट लाइक एंटी नोड्स। याद रखिए, अगर आप इस केस में देखिए तो रस्सी कभी ऊपर हो रही है, ऊपर की बजाय कभी नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी थी वो यहाँ से आकर वापस बाउंस हो गई है। इसका मतलब ये है कि दो नोड्स के दरमियान एनर्जी बाउंस वो हो गई है, फिक्स हो गई है। एक नोड से एनर्जी आकर उस नोड से आगे नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि स्टेशनरी वेव्स को हम ये कह सकते हैं कि दे डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनर्जी सिर्फ दो नोड्स के दरमियान रहती है। दो नोड्स के दरमियान रहने का मतलब है एनर्जी मूव नहीं कर रही, रेस्ट में है। इस वजह से इसको हम स्टेशनरी यानी रेस्ट वाली वेव्स कह सकते हैं। स्टैंडिंग वेव्स है। इसका मतलब यह है कि ये प्रोग्रेसिव वेव्स की अपोजिट है। प्रोग्रेसिव वेव में तो एनर्जी जाकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। आप पानी ले लें, पानी को डिस्टर्ब करें, पानी वाली वेव जाकर किनारे तक चली जाएंगी, तालाब के किनारे तक टकराने जाने के बाद वापस आएंगी। यहाँ से आप मजीद वेव्स पैदा करें, ये वेव जा रही हैं, वो वापस आ रही हैं, दोनों वेव्स हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होकर जो वेव्स बनेंगी उनको हम बोलेंगे स्टेशनरी वेव्स। तो जनाब, स्टेशनरी वेव्स में नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं। अब अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं ये एक वेव ले लूं तो जनाब ये क्रेस्ट था, ये भी क्रेस्ट था। क्रेस्ट के दरमियान फासला वेवलेंथ होता है। जब स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी तो स्टेशनरी वेव्स जो होंगी वो दूसरी इस तरीके से आ गई। अब जनाब इसको तो जनाब हम अब क्रेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको एंटी नोड बोलेंगे। इसका मतलब है एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है। तो एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान जो फासला है वो तो वेवलेंथ ना हुआ।
वेवलेंथ का आधा हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स या द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एंटीनोड और एंटीनोड नहीं बल्कि एंटीनोड और नोड के दरमियान फासला देखना चाहता हूं तो लैम्डा बाई 2 का भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब यह है द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटीनोड इज लैम्डा बाई 4। The distance between two nodes is lambda by 2. The distance between two antinodes is lambda by 2. तो जनाब मेरे टॉपिक का नाम था स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। So stationary waves consist of nodes and antinodes. The distance between two nodes and antinodes is lambda by 2 and the distance between a node and antinode is equal to lambda by 4. अब ये जनाब मैं जो आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूं इन वेव्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स और ये एक्चुअली ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स हैं, रस्सी वाली हैं। आप स्प्रिंग में भी कर सकते हो। आप इस तरह कर दो कि आप दो फिक्स सपोर्ट लेकर उनके दरमियान स्प्रिंग रख दो। तो आप क्या करोगे? लेट अस कंसिडर अ स्प्रिंग which is fixed between two supports. Suppose the spring is compressed at its center. अब मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूं। जब कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो आधा कंप्रेशन इधर मूव करेगा, आधा इधर मूव करेगा। When I will compress the spring at its center, two compressional waves will originate from this point. One compressional wave will move towards one support. Second compressional wave will move towards the second support. On reaching the support, they will be reflected back. They will be bounced back. And their superposition upon each other will give rise to standing waves. In standing waves को फिर हम बोलेंगे compressional stationary waves. Compressional stationary waves भी आपके कोर्स में है लेकिन just ये illustration है। ज्यादा डिस्कशन जो आपके कोर्स में है वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स के बारे में है। तो जनाब मैं जो डिस्कस करूंगा वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स करूंगा। तो इसको स्टेशनरी वेव्स इसीलिए कहते हैं कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करते, इस वजह से जनाब इसको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अब ये स्टेशनरी वेव्स जो जनाब पैदा हो रही हैं इनको हम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स लेकर इनकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स से मेरा मुराद ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह डिस्कस करेंगे। और जनाब वो हम डिस्कस जो करेंगे वो कौन सी वेव्स के बारे में करेंगे? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं जनाब कि मैं रस्सी ले लेता हूं और रस्सी को मैं इसके सेंटर पे लेकर छोड़ देता हूं। तो जनाब उससे एक लूप बन जाएगा। लूप मीन बंद रास्ता। एक लूप बनने का मतलब ये हुआ कि एक मतलब ये नोड और सिर्फ दरमियान में सेंटर नोड। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स। सपोज द स्ट्रिंग इज प्लक्ड at its center. Two waves will originate from this point. One wave will move toward the one support and second wave will move toward the second support. On reaching the supports, they will be reflected back and the superposition upon each other will give rise to stationary waves. दूसरा केस मेरे पास ये होगा कि मैं रस्सी लेकर उसको सेंटर पे प्लक नहीं करूंगा बल्कि 1/4 पार्ट पे कर दूंगा। याद रखिए जब 1/4 पार्ट पे आप प्लग करोगे तो ये इस तरीके से आकर ये इस तरीके से बनेगा। ये दीवार तक जाकर उल्टा हो जाएगा, ये भी इस तरह उल्टा होकर दो लूप्स बन जाएंगे। इसी तरीके से मेरा तीसरा केस ये होगा कि मैं उसको अब 1/6 पार्ट जितनी लंबाई है इस रस्सी की उसको 6 हिस्सों में तकसीम करो और उसके 1/6 पार्ट पे मैं करूंगा। तो जनाब मेरे पास जो वेव होगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यानी 3 लूप्स बन जाएंगे। तो मुख्तलिफ लूप्स बनेंगे। इन मुख्तलिफ लूप्स के केस में मैं इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। तो जनाब चले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं एक लूप लेता हूँ। इस केस में ये भी नोड बन रहा है, ये भी नोड बन रहा है। यहां से लेकर यहां तक रस्सी की क्या है जनाब? ये लेंथ है। और यही लेंथ किसके बराबर आ रही है? λ/2। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज λ/2। इस लैम्डा को मैं λ1 कहता हूं। λ1 का मतलब है जब एक लूप बनेगा। इसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक मेरे पास लेंथ है रस्सी की और ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो नोड के दरमियान फासला λ/2, यहां से लेकर यहां तक फिर λ/2। तो 2 दफ़ा λ/2 हो जाएगा। तो 2 दफ़ा का मतलब है कि λ/2 को डबल कर दो तो ये 2 कैंसिल होकर l बराबर आ जाएगा लैम्डा। इस लैम्डा को मैं कहता हूं λ2। यहां से मैं लैम्डा निकालूंगा तो लैम्डा आ जाएगा ये 2 इधर जाकर 2l। सो दिस इज द फार्मूला फॉर λ1।
इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होगा तो ये λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 3 दफा हो जाएगा। नोड के दरमियान λ/2 फिर λ/2 फिर λ/2। इस लैम्डा को हम λ3 कहेंगे, इस लैम्डा को हम λ2 कहेंगे, क्योंकि 3 लूप्स हैं। तो जनाब ये 3/2 लैम्डा आ जाएगा, 3 दफा आ गया। यहां से अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो ये उधर जाकर 2l डिवाइडेड बाई 3। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर लैम्डा। याद रखें, ये जो रस्सी को हम खींच लेते हैं तो खींचने का मतलब है रस्सी में कुछ टेंशन आ जाएगी। रस्सी की टेंशन लेकर, रस्सी की लेंथ लेकर, रस्सी का मैस लेकर, इस रस्सी के अंदर जो वेव पैदा हो रही है, जो मूव कर रही है, उसकी स्पीड हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बेटा ये फार्मूला जो है इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं, ये उसी फार्मूले से आया है वो जो हमने ये डिस्कस किया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वो जो न्यूटन फार्मूला था फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, उसी में पुटिंग वगैरह करके हम ये स्ट्रिंग के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में इसका प्रूफ है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। So the speed of wave in the string can be calculated by the help of this formula. T is the tension of the string, L is the length of the string, M is the mass of the string, और अंडर रूट लगा कर दिया ये फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले में मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि ये L नीचे आकर M/L आ जाएगा। ये M/L को मैं स्मॉल m से जाहिर करके इसको क्या कहूँगा, mass per unit length, इसको स्मॉल m से जाहिर करता हूँ। तो इस फार्मूले में मैं स्मॉल m लगा कर इस तरह भी कर सकता हूँ। So the speed of wave in a string, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस फार्मूले में टोटल मैस ऑफ द स्ट्रिंग है, इसमें टोटल मैस नहीं है, मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो मैं इसी फार्मूले को देखते हुए इस केस में फ्रीक्वेंसी निकालता हूं। हमने ये पढ़ा है कि v इज इक्वल टू f लैम्डा, यहां से f बराबर होगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी निकालने का मेन फार्मूला। तो जनाब अगर यहां से मैं f1 निकालूंगा, f1 से मुराद है जब एक लूप होगा, तो v लगाकर डिवाइडेड बाय लैम्डा में λ1 लगाऊंगा, λ1 से मुराद है मेरे पास 2l आ जाएगा। अगर इस केस में मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा इसी फार्मूले की देखा देखी, तो मैं f2 लगा दूंगा, v डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा में कौन सा लगाऊंगा, λ2, तो λ2 इस केस में l है, मेरे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाए। याद रखिए स्पीड हर केस में सेम है, क्योंकि जितनी रस्सी का मैस यहाँ है वही रस्सी में यहाँ ले रहा हूँ, वही रस्सी, तो रस्सी का टोटल लेंथ सेम है, रस्सी का टोटल मैस सेम है। जितना मैं यहाँ जोर लगाकर टेंशन पैदा करता हूँ उतना यहाँ भी करता हूँ, उतना सब कुछ T, L, M तीनों चीज़ें सेम है। इसका मतलब है कि द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ, मैं सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, कभी सेंटर से प्लग कर रहा हूँ, कभी 1/4 से कर रहा हूँ, कभी 1/6 से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मैं जो टेंशन है, L है, M है, वो तो चेंज नहीं कर रहा, तो V चेंज नहीं होगा। तो V के केस में आप V1, V2, V3 वगैरह नहीं लगाएंगे, V जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। हाँ, λ1 लगाएंगे f1 आ जाएगा, λ2 लगाओगे f2 आ जाएगा, λ3 लगाओगे f3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं f3 निकालना चाहता हूं तो मैं f3 बराबर होगा v इस डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कौन सा लगाऊंगा, λ3 जो कि ये है। अगर इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई बना दूं तो लैम्डा की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 2l, तो f3 मेरे पास आ जाएगा 3 और मेरे पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाय 2l। जरा सोचिए, ये मेरे पास f1 है, ये मेरे पास f2 है। अगर मैं इसी f2 को दोबारा लिख दूं v/l और मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो उसूलन मुझे 2 डिवाइड भी करना चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा f2 आ जाएगा 2 अपनी जगह पर, और ये जो है v डिवाइडेड बाई 2l ये किसके बराबर है, f1। सो f2 मेरे पास आ जाएगा, f2 मेरे पास आ जाएगा 2f1। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं f3 निकालूंगा तो 3 अपनी जगह पर, v डिवाइडेड बाई 2l, v डिवाइडेड बाई 2l किसके बराबर है, f1, तो मेरे पास आ जाएगा f3 बराबर होगा 3f1। मैं कह सकता हूं जनाब कि जो मेरे पास f1 तो है ही है, जो f2 होगा वो 2f1 आ जाएगा, f3 होगा 3f1 आ जाएगा, f4 होगा 4f1 आ जाएगा, f5 होगा 5f1 आ जाएगा, जनरली हम कहेंगे fn होगा nf1 आ जाएगा। ये जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये दूसरी देखिए इसकी डबल हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इन बाकी सबको हम बोलते हैं ओवरटोन्स, और इन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मीन मौसीकियां। आप कोई बंदा ले लो जिसके पास गिटार है, तो वो गिटार करके क्या करता है, यहाँ पे भी टंग करता है, इस तरह टंग 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 इस तरह करता है, एक लूप भी बनता है, 2 भी बनते हैं, 3 भी बनते हैं, तो जितने भी हैं इन सबको सब हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो नाउ दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और बाकी सबको। अच्छा अब जरा सोचिए,
अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको देखूं, F1 मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मैं इसी फार्मूले को फिलहाल उसको ज़रा छोड़कर उस पर डिस्कशन करने की बजाय फिलहाल ज़रा इसको कंप्लीट कर दूं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1/2L इंटू वी, क्योंकि V1 जार V आ जाएगा, या मैं इस तरह भी कर सकता हूं F1 बराबर होगा 1/2L, V की वो वैल्यू मैं लगा लेता हूं TL डिवाइडेड बाय M अंडर रूट। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर ये फार्मूला मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं 1/2L, मैं V की ये वाली वैल्यू नहीं, वो नीचे वाली लगा दूंगा, T डिवाइडेड बाय स्मॉल m लगा दूंगा। दिस इज द फार्मूला। याद रखिए बास किताबों में ये टोटल मैस है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है। बास किताबों में टोटल मैस को स्मॉल m और इसको m1, बास को m प्राइम, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। बस जस्ट ये देखें अगर m के साथ l भी है, दिस इज द टोटल मैस ऑफ द स्ट्रिंग, और अगर m के साथ l नहीं है तो ये टोटल मैस नहीं है, मैस पर यूनिट लेंथ है। मैस पर यूनिट लेंथ से मुराद ये कि रस्सी का टोटल मैस नहीं है, रस्सी की यूनिट लेंथ ले लो। CGS सिस्टम कह रहे हो तो CGS सिस्टम में यूनिट लेंथ से मुराद है 1 सेंटीमीटर रस्सी ले लो। 1 सेंटीमीटर रस्सी का जो मैस होगा दैट इज स्मॉल m, यानी मैस पर यूनिट लेंथ। तो जनाब ये मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये मेरे पास हायर फ्रीक्वेंसीज आ गए। अब अगर आप सोचें, मैं मुख्तलिफ ये जो फ्रीक्वेंसियां हैं इसको मैंने कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि the lowest frequency is known as fundamental frequency and the higher frequencies which are the integral multiple of fundamental integral integer है, सही अदद है 2 3 4, मल्टीपल मल्टीप्लाई है, या 2 मल्टीप्लाई होगा 3 या 4 या 5, किसके साथ? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द हायर फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे आर नोन एज ओवरटोन्स, कलेक्टिवली दे आर नोन एज हार्मोनिक्स। इसका मतलब है ओवरटोन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होने का मतलब है कि F2 को मैं बोलूंगा दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, इसको मैं बोलूंगा दिस इज सेकंड ओवरटोन। अच्छा इसको जरा सोचें, ये फर्स्ट ओवरटोन है लेकिन हार्मोनिक फर्स्ट नहीं है, हार्मोनिक तो सबको कहते हैं, तो ये सेकंड हार्मोनिक, तो फर्स्ट ओवरटोन को मैं बोलूंगा सेकंड हार्मोनिक, इसको मैं बोलूंगा थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब है ये जो 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, बिल्कुल इसकी देखा देखी हम कहेंगे ये हार्मोनिक है। ओवरटोन ये नहीं होगा, अगर ये 2 है तो एक कम करके फर्स्ट ओवरटोन, F3 है तो ये सेकंड। जनरली अगर मेरे पास Fn होगा तो Fn को मैं बोलूंगा nth हार्मोनिक, और इसी Fn को मैं बोलूंगा n-1th ओवरटोन। मिसाल के तौर पर F100 है तो F100 को मैं बोलूंगा 100th हार्मोनिक, लेकिन 100 से 1 कम करके 99 ओवरटोन। तो जनाब ये मेरे पास कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, ओवरटोन्स हैं, उनकी मेरे पास कुछ बातें आ गई। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मेरे पास ये जो इक्वेशन आ गई, अगर आप बाकी फ्रीक्वेंसीज का जिक्र नहीं करते, डायरेक्ट इसको F भी कह सकते हो, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है। इस इक्वेशन में कुछ लॉज भी हैं, उन लॉज को हम बोलेंगे लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। सबसे पहले क्या लॉ होगा मुझे बताओ? F और L में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। लेकिन इनवर्स रिलेशन कब होगा? जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट रख दें। शर्त यह है कि T और M कांस्टेंट रख जाए। दूसरी क्या बात हो सकती है? दूसरी बात यह होती है कि F और T में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, लेकिन डायरेक्ट कब होगा? जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट रख दें, यानी L और M कांस्टेंट रख दें। इसी तरीके से मेरे पास तीसरी चीज आ जाएगी, क्या आएगा? F और M अंडर रूट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा। शर्त क्या है कि जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट रख जाएं, T और L। जाहिर है जब आप ये कहोगे कि इनमें इनवर्स है तो ये उस वक्त इनवर्स होगा जब कांस्टेंट्स होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये सारी होनी चाहिए। फिर इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लॉ ऑफ लेंथ, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ टेंशन, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ मैस। तो इसका मतलब है कि देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। व्हाट इज लॉ ऑफ लेंथ? The frequency of waves in a string is inversely proportional to the length of the string provided. Provided का मतलब है बशर्त ये कि, क्या शर्त है? The tension in the string
and the mass per unit length of the string remains constant. कोई बंदा पूछता है what is law of tension, तो law of tension क्या होगा? The frequency of the waves is directly proportional to the square root of the tension in the string, provided the length and mass per unit length of the string remains constant. Remain constant. What is law of mass? The frequency of wave in a string is inversely proportional to the square root of the mass per unit length of the string, provided the tension in the string and the length of the string remain constant. तो जनाब जब ये चीज़ें कांस्टेंट्स हो जाए, सो ये तीन लाज हैं, इनको हम बोलेंगे लॉ ऑफ लेंथ लॉ. इन लाज को आप लेबोरेटरी में प्रूव भी करोगे. एक आला होगा जिसको हम बोलेंगे सानोमीटर. वो एक इस तरीके से एक लकड़ी का फ्रेम होता है, उस पे तार होता है, यहाँ से उसमें पुली होती है, इस पुली की मदद से हम इसको वो कर देते हैं, नीचे लगा देते हैं, यहाँ पे हम वेट लगाते हैं. वेट का जितना मैस होता है उतना ही रस्सी में टेंशन होगा, तो ये टेंशन हो जाती है. इसको करने से पहले रस्सी को हम क्या कर लेते हैं, उसका मैस मालूम करते हैं, और मैस को लेंथ पे डिवाइड करके स्मॉल एम भी निकल आता है. तो एम भी निकल आया, टी भी निकल आया, और लेंथ भी हमें पता चल गई, तो इसमें हम पुटिंग करके वो कर सकते हैं. बाकायदा इसमें आप छोटा सा कागज़ का टुकड़ा रखेंगे और ट्यूनिंग फोर लेकर वहाँ पे लेकर इसको करेंगे. इसको राइडर कहते हैं. ये फिर खैर आप लेबोरेटरी में कर दोगे किस तरीके से आपने इन लॉज को वेरीफाई करना है. फिलहाल मैंने आप लोगों को लॉज बता दिए, और इनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ स्टेशनरी वेव्स. याद रखिए ये फ्रीक्वेंसी जो है ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है. फ्रीक्वेंसी या F1 होगा या 2F1. इस तरह नहीं है कि रस्सी में फ्रीक्वेंसी F1 भी होगा और 1.1 F1 या 1.2 F1, नहीं, इस तरह नहीं होगा. या F1 होगा या 2F1 होगा या 3F1 होगा. इसका मतलब एक ख़ास बंडल्स में होता है, ख़ास पैकेट्स में होता है. जिस तरीके से बाज़ार से आप बिस्किट लेते हो और बिस्किट के पैकेट में या एक बिस्किट होगा या दो होगा या तीन होगा, 1.1 या 1.2 या 1.3 नहीं हो सकती. इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इस रस्सी में कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, सर्टन डिस्क्रीट पैकेट्स हैं. इस फिनोमेना को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कि शायद आपके कोर्स में अब नहीं है. Quantization of frequencies, the phenomena in which the frequency occurs in certain discrete packets. This phenomena is known as quantization of frequency. just सिर्फ बता दिया. इसका मतलब तो ये हुआ कि रस्सी में आप हर किस्म की स्टेशनरी वेव्स पैदा नहीं कर सकते, खास पैदा करोगे. ऐसी पैदा करोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 हो या 2F1 हो या 3F1 हो या 4F1 हो. इसका मतलब है कि जब आप एक सर्टन स्ट्रिंग लोगे तो सर्टन स्ट्रिंग में आप सर्टन फ्रीक्वेंसी वाली स्टेशनरी वेव्स पैदा कर सकते हो, हर किस्म की वेव्स पैदा नहीं कर सकते हो. और इस फिनोमेना को या इस जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो जनाब मेरे आज के टॉपिक का नाम था स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स, जो कि अपने इख्तिताम को पहुंच गया. थैंक यू सो मच.